नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नई टिहरी में रहे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल बरौड़ी का निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पताल को रेफर सेंटर न बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह के अंतर्गत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने टिहरी दौरे के दौरान THDC इंजीनियरिंग कॉलेज बीपुरम पहुंचकर जिला प्रशासन द्वारा संचालित 450 बेड्स युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने PPE किट पहनकर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कोविड सेंटर से निकलने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग के उन सभी कर्मियों को सैल्यूट करते हैं जो रोजाना 2 से 3 घंटों तक PPE किट पहनकर कोविड-19 मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 मिनट PPE किट के पहनने से इतनी परेशानी हो रही है तो रोजाना मरीजों की सेवा और उपचार कर रहे प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी कैसे इन परेशानियों को झेलते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड केयर सेंटर को लेकर के पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि कोविड मरीजों को बेहतर उपचार के साथ ही बेहतर भोजन और अन्य सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाए। तो कोविड केयर सेंटर का CM तीरथ सिंह रावत ने दौरा किया है। साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जब वो टिहरी पहुंचे थे तो उन्होंने PPE किट पहना हुआ था और PPE किट पहन करके वो उन मरीजों के बीच में गए जो कि कोरोना से संक्रमित थे और साथ ही उनका हालचाल जाना, ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है और किस प्रकार का भोजन है। और ये भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कि जिस तरीके से मैंने 20 मिनट मात्र PPE किट पहन करके जब मरीजों से बातचीत की, मैं इस बेहद अच्छे से समझ पा रहा हूं कि किस तरीके से स्वास्थ्यकर्मी घंटों तक PPE किट पहन करके इतनी भीषण गर्मी में भी अपना कार्य मरीजों तक पहुंचा रहे हैं और उनकी सेवा में दिन रात डटे हुए हैं और उनको उन्होंने सैल्यूट भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कोरोना मरीज अब तक जिन अस्पतालों में एडमिट है उनका खासा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही भोजन की व्यवस्था भी उनके लिए सही तरीके से करवाई जा रही है, दवाइयों में भी कोई कमी नहीं रखी जा रही है और जो 450 बेड वाला जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है उसी का निरीक्षण करने के लिए टिहरी पहुंचे हुए थे CM तीरथ सिंह रावत। तो उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को इस दौरान सैल्यूट किया है उनके काम के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं और PPE किट पहने, क्योंकि 20 मिनट जब उन्होंने PPE किट धारण किया था तो उसके बाद से उन्होंने बताया कि किस तरीके की परेशानियों का सामना यहाँ पर डॉक्टर्स को करना पड़ता है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ भगवान सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान, सबसे पहले ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि CM तीरथ सिंह रावत जब इस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ अपडेट्स उनके निरीक्षण के दौरान की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो पहुंचे थे, वो अपने टिहरी क्षेत्र का जो दौरा था, हॉस्पिटल का जो दौरा किया, तमाम कई चीजों को क्षेत्र का कोविड के लेके समय जो चल रही है उस तरह से लेके सोशल डिस्टेंस का तमाम वहाँ पे कई चीजें, और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किट पहन के जो अंदर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड का मुखिया जब इस तरह से कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर देखे क्षेत्रीय विधायक जो तमाम क्षेत्रीय विधायक है वो भी विनोद कंडारी, तमाम धन सिंह नेगी, तमाम जिस क्षेत्र के सुबोध उनियाल वो भी साथ में रहे उनके साथ में और हॉस्पिटल का जो निरीक्षण करते करते। लेकिन महत्वपूर्ण की बात है यहाँ पे कि इस समय कोरोना काल है, इस समय कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का यही कहना है। और तमाम जो क्षेत्र इस समय हमारे कोविड का जो कारण है कि ऑक्सीजन की जो वहाँ पे समस्या आ रही थी तो तमाम क्षेत्र में है। और बात करें तो जहाँ पे क्षेत्र में लगातार जिस तरह से इस समय आमदनी की दिक्कतें जो सामने देखने को मिल रही है, तो इसी तरह से हमारी जो उत्तराखंड की मित्र पुलिस है तो लगातार क्षेत्र ग्रामीण जहाँ पे जिन लोगों के पास राशन, क्योंकि ठीक, लेकिन अगर CM तीरथ सिंह रावत जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर अस्पताल में कोई कमियां नहीं है और अगर कमियां होती भी है तो इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार फंगस के मामले भी सामने आ रहे, ब्लैक फंगस हो, क्रीम फंगस हो, येलो फंगस हो, तो ऐसे में उसको लेकर के क्या कोई रणनीति का जिक्र यहाँ पर इस निरीक्षण के दौरान पर CM ने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि हॉस्पिटलों में जो भी कमियां आएगी उसे तुरंत दूर किया जाएगा और जहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं वहां पे डॉक्टर दिए जाएंगे। और टेस्टिंग के समय लगातार क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सभी जगह टेस्टिंग हो रही है, कोविड की तमाम सभी चीजें को पालन किया जा रहा है। और जो बता दूं, क्योंकि कोविड का जो नियम का जो दोबारा से शुरू हो चुका है, 1 हफ्ते के लॉकडाउन जो लग चुका है, तो उससे भी लोगों को राइट की यही बात किया जा रही है कि क्षेत्र में जो भी दिक्कतें आती है तो प्रशासन से और तमाम जो आपकी स्वास्थ्य विभाग टीम को जरूर बताए। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका भगवान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
वहीं उत्तराखंड में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायतें भी दी गई है और इस दौरान राशन की दुकानें 2 दिन और स्टेशनरी की दुकानों को 1 दिन खोलने के लिए छूट दी गई है। वहीं अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल सकेंगी। अब तक ये समय सीमा सुबह 8 से 11 बजे तक की थी। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि परचून की दुकानें अब हफ्ते में 2 दिन तक 1 और 5 जून को खुलेंगी। 1 जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा सारी व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद को आवाजाही की छूट रहेगी। तो वहीं कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। दुकानों को खोलने के संबंध में व्यापारी वर्ग का भी सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दावा किया है कि आजादी के बाद संकट काल में आज तक लोगों को चीनी नहीं मिली है। हम अलग से कोटा बनाकर दे रहे हैं। हाल ही में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मीटिंग में चीनी देने का फैसला किया था। 3 महीने तक 2 किलो चीनी हर कार्ड पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। इससे पहले भी तीरथ सिंह रावत अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहे हैं। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा था कि आपदा के समय जिनके ज्यादा बच्चे थे उनको ज्यादा सरकारी मदद मिली। 7 किलो मिलता था, इस बार हम 20 किलो कर दिए। ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। हल्द्वानी दौरे पर सांसद अजय भट्ट है और ऐसे में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारियों से उन्होंने जानकारी भी ली है। साथ ही साथ आज शाम तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए गए। तो 500 बेड के कोविड केयर सेंटर की कल से ही हो सकती है शुरुआत। तो हल्द्वानी के साथ ही कुमाऊं के दुरुस्त इलाकों को इसका लाभ दिया जा सकता है। तो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है। हल्द्वानी में दौरा बताया जा रहा है सांसद अजय भट्ट का और ऐसे में जब वो दौरे पर पहुंचे हुए थे तो अस्पतालों का खास तौर पर उन्होंने जायजा लिया कि क्या कमियां हैं क्या नहीं, और अगर कोई कमियां हैं तो उनको तुरंत पूरा किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गाजियाबाद से कांग्रेस के सांसद का चुनाव लड़ी डॉली शर्मा अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंची। यहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा मात्र बंगाल चुनाव को जीतने के लिए पूरे देश को कोरोना संक्रमण की आग में झोंक दिया गया, जिससे पूरा देश त्राही त्राही मच गई है। हजारों लोगों की जान चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सत्ता में रहकर भी विपक्ष का काम कर रही है और कांग्रेस सत्ता में न रहकर भी सरकार के द्वारा किए जाने का काम को कर रही है। साथ ही बाबा रामदेव के बयान को भी उन्होंने गलत ठहराया। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर के गई है पुलिस। कपड़े और फोन की तलाश करने में अब पुलिस जुटी हुई है, कपड़ों के माध्यम से, और पुलिस साथ ही फोन के माध्यम से भी तलाशने में जुटी हुई। हरिद्वार भी गया था सुशील कुमार और फरारी के समय में साथी देने वाला लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। सुशील कुमार की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन लगातार अब भी पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनके साथ उस दौरान और कितने लोग शामिल थे, क्योंकि एक फुटेज भी वायरल हुआ था, सीसीटीवी फुटेज या वीडियो कहा जा सकता है, जो कि वायरल हुआ था, जिसमें सुशील कुमार के हाथों में हॉकी स्टिक देखी गई थी और वो सागर को मारते हुए भी नजर आ रहे थे। और इसी के तहत अब पुलिस लगातार अपनी छानबीन को तेज कर रही है। पौड़ी में डीएम गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार कोविड काल में अपने घर वापस आए। प्रवासियों से मिलने 3 किलोमीटर पैदल चलकर चंडोली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने डीएम के आने पर उनका जोरदार स्वागत किया। गांव में पहुंचते ही डीएम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और कहा कि सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क का अनुपालन अवश्य करें। डीएम ने जिलाधिकारी ने गाँव में पहुंचने से पूर्व थानेश्वर महादेव में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की।
दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सरकार के द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से जहां लोगों को रोजी रोटी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वहीं राजधानी देहरादून में कई वकीलों को भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कर्फ्यू के कारण हो रही समस्याओं से जरूरतमंद वकीलों को बचाने के लिए एडवोकेट और समाज सेवी सुनीता प्रकाश मदद करने के लिए आगे आई। सुनीता प्रकाश लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में आज समाज सेवी सुनीता प्रकाश ने बार एसोसिएशन को 1 लाख रुपए दिए। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो सक्षम वकील हैं वो भी मदद के लिए आगे आए और लोगों की मदद करें। देखिए, इस समय हमारे लगभग पिछले कोरोना काल से लेके अब तक कोर्टें बंदी चल रही हैं। लगभग कोई काम धाम हो नहीं रहा है। हमारी जो आय का स्रोत था वो सारा ख़त्म हो चुका है और इस समय हमारे अधिवक्ताओं की भी स्थिति काफ़ी विकट चल रही है। कोई किराए पे रह रहा है, मान लीजिए कोई बीमार है या कईयों की डेथ भी हो गई है। तो आज स्थिति है कि अधिवक्ताओं का परिवार सड़क पे आने के कगार पे है। तो न तो हमारी सरकार मदद कर पा रही है, राज्य सरकार, न केंद्र सरकार अधिवक्ताओं की कोई मदद कर रही है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत अधिवक्ता मर चुके हैं। करीब हमारे 20-25 अधिवक्ता तो देहरादून हमारे बार स्टेशन के मर चुके हैं। पूरे उत्तराखंड के भी बहुत अधिवक्ता मर चुके हैं। देखिए, ये समय बहुत ही कठिन समय जो चल रहा है कोरोना का, और सारे अधिवक्ता बहुत परेशान हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और लोगों से अपील है कि जो भी सक्षम वकील हमारे हैं वो आगे आकर के अपना थोड़ा भी जैसा भी जो कर सकता है, जितना भी धनराशि दे सकते हैं, वकीलों की मदद कर सकते हैं, तो वो आगे आकर के उनकी मदद करें, ताकि जो है आज जो वकील बिल्कुल काम बंद है वकीलों का, और सड़क पे जो आने का कागार पे जो वकील हैं वो हम लोग सब मिल कर के एक परिवार, ये जो देहरादून बार एसोसिएशन है हमारी, वो एक परिवार है, सारे वकील हैं। मेरे सभी सक्षम वकीलों से जो लोग अच्छे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो आगे आएँ और सब जो हमारे वकील हैं जो आज बहुत ही बुरी परिस्थिति में विकट समय से गुजर रहे हैं, उनकी आके मदद करें, ताकि वो ये समय अच्छे से निकल जाए और फिर दोबारा से जो है ये कोरोना काल खत्म होने के बाद में वो अपना काम। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना फेज 2 के तहत उत्तरकाशी से धरासू पावर हाउस तक बनी सुरंग में रिसाव हो रहा है। इससे मरगांव और चमियारी गांव में खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रहे पानी के रिसाव से ग्रामीणों को भूस्खलन का भी खतरा सताने लगा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन समेत UJVNL और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही जल्द ही सुरंग के लीकेज के मरम्मत की बात भी कही है। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धरासू पावर हाउस तक बनी जो सुरंग बताई जा रही थी, वहां से रिसाव खासतौर पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग बताए जा रहे हैं वो खासतौर पर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि इस रिसाव की वजह से उन्होंने जो खेती की है उस खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है, और साथ ही साथ उनका ये भी एक डर है कि अगर ये रिसाव समय रहते ना रोका गया तो भूस्खलन भी हो सकता है, जिस वजह से जो आसपास के गांव बताए जा रहे हैं उन्हें खासा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है और जल्द ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कर दी जाएगी। तो धरासू पावर हाउस तक बनी जो सुरंग बताई जा रही थी वहां से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों की उगाई जो खेती है और खेती को खास तौर पर नुकसान पहुंचा है। और ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर इसे वक्त रहते ना रोका गया तो भूस्खलन भी हो सकता है, और जिस तरीके से खेती को खासतौर पर जो नुकसान पहुंचा इस पानी के बहाव की वजह से, उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और साथ ही मांग की है कि जल्द से जल्द इस रिसाव को रोका जाना चाहिए। तो वहीं मरगांव और चमियारी गांव की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है और जल्द ही सुरंग के लीकेज को मरम्मत की बात तो कही गई है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कितना समय लगता है इस सुरंग को भरने में, जो लीकेज जहां से हो रहा है उसका पता लगाने में कि आखिर लीकेज कहां से हो रहा है और कितना समय लग सकता है इसको ठीक करने में, क्योंकि सिंचाई विभाग को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही सिंचाई विभाग की तरफ से ये कह भी दिया गया है कि जल्द ही इसकी मरम्मत की जाएगी और लीकेज जहां से भी हो रहा हो पता लगा करके इसे ठीक किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अब तक जिन ग्रामीणों के जो खेती थी उन्हें नुकसान पहुंचा है, तो क्या उनके लिए भी किसी प्रकार का मदद पहुंचाया जाएगा प्रशासन की तरफ से। तो 2 महीने पहले रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के रहमतपुर बेलड़ा क्षेत्र के जंगल में सरकारी ट्यूबवेल में बेलड़ा गांव के निवासी युवक का शव
बरामद किया गया था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे की मांग कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। परिजनों ने पुलिस से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने की मांग की और युवकों की गिरफ्तारी की अपील भी की है। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ रुड़की बहादुर सिंह चौहान का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। एक और कोरोना के संक्रमण ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, तो वहीं देर रात आंधी तूफान ने रुड़की मंगलौर के देहात में भारी तबाही मचाई। तूफान आम की फसल को बर्बाद कर गया और तूफान के कारण आई आंधी बारिश में 50% तक फसल खराब हो गई है। किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि देर रात तेज बारिश और आंधी तूफान के कहर बरपाया है, जिससे किसानों की आम की फसल बर्बाद हो चुकी है। मंगलौर देहात में अधिकांश आम के बाग हैं और आम की फसल बेचकर किसान पैसे कमाते हैं। तूफान से बर्बाद हुई आम की फसल को अब मजदूरों द्वारा इकट्ठा करके आम के किसान औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। तो कोरोना काल के 2 चरणों में शवों को जलाने के लिए शमशान घाटों पर लंबी लाइनें लगी रही, जिसके कारण एसडीआरएफ और पुलिस के शवों को जलाना पड़ा है। गंगा घाटों पर हुए अंतिम संस्कारों को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि ये पूरे विधि विधान से होंगे, मगर इसके ठीक उलट उत्तरकाशी के मुख्य मोक्ष घाट केदार घाट पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो कि मानवता को शर्मसार कर रही हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग नगरपालिका और जिला प्रशासन से कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी इन अधजले शवों को किसी प्रकार की व्यवस्था पालिका और प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही। इसको भी जला देना। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। देहरादून में ब्लैक फंगस के अब तक 6 और मरीज मिल चुके हैं और अब तक प्रदेश में मरीजों की संख्या 198 हो चुकी है, जबकि 15 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 24 घंटों में किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 181 बताई जा रही है, जबकि नैनीताल जिले में 9 और उधम सिंह नगर जिले में 1 मरीज का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है। यहां अब तक 121 मरीज भर्ती हो चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1226 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 32 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 50 दिन के बाद प्रदेश में सबसे कम यानी कि 1226 मरीज मिले हैं और इससे पहले 9 अप्रैल को 748 संक्रमित मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटे में पिथौरागढ़ में 276, देहरादून में 241, हरिद्वार में 159, पौड़ी में 100, टिहरी में 94, उधम सिंह नगर में 89, चमोली में 87, नैनीताल में 59, रुद्रप्रयाग में 50 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में मरीजों की मौत का आंकड़ा अब 6401 हो चुका है। तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के केसों में कमी देखी जा रही है। इससे पहले लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि 50 दिन पहले की जब हम बात करते हैं तो 50 दिन पहले तक में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था, यानी कि इजाफा दर्ज किया जा रहा था। वहीं एक दिन पहले के केस की अगर बात करें तो 1226 नए केस आए हैं, जिसके बाद से यहां अधिकारियों की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब 50 दिन के बाद से ये बेहद कम आंकड़े माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सबसे अधिक मात्रा में 5000, 4000 या कई बार तो ये भी देखा गया था कि 9000 तक भी केसेस पहुंचे थे, जिसके बाद से 50 दिनों के बाद से अब सबसे कम संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया है। 1226 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। वहीं कोरोना से अब तक 6401 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। तो पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा 276 नए मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना के मामलों में लगातार उत्तराखंड में कमी देखी जा रही है। देहरादून में 241, हरिद्वार में 159 और पौड़ी में 100 के करीब मरीजों का आंकड़ा पाया गया है। तो टिहरी में 94 और ऐसे में जो कई ऐसे जिले बताए जा रहे हैं उत्तराखंड में जहां पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करवाया जाए। और ऐसे में जब ये देखा गया कि लोग जब इसका पालन कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जब वो घरों से बाहर नहीं निकलते, तो ऐसे में केसेस भी कम आने शुरू हो गए। और इसी वजह से उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अब उत्तराखंड में भी
कमी देखी जा रही है कोरोना मामलों में, क्योंकि लगातार कोशिश राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही थी। और इस बीच में हमने आपको ये भी बताया कि सीएम तीरथ सिंह रावत खुद ही पहुंचे हुए थे अस्पताल का जायजा करने के लिए, कोरोना मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। तो लगातार ये कोशिशें की जा रही है उत्तराखंड में कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। और ऐसे में यही वो मुख्य वजह बताई जा रही है जिस वजह से 50 दिन के बाद से अब ये कहा जा रहा है कि सबसे कम संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया है, यानी कि 1226 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़ों का जिक्र करें तो 6401 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद से वो इलाजरत थे और इलाज करवाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, कई ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर अब तक के मामले कम सामने आए हैं। वहीं लगातार उत्तराखंड में कोरोना के केसों में जो कमी देखी जा रही है, इसके लिए खास तौर पर सरकार का ये कहना है कि लोगों से जो उम्मीद जताई जा रही थी और लोगों से पालन करने की जो अपील की जा रही थी कोरोना गाइडलाइंस का, ये मुख्य उनके वजह से ही हो पाया है। हल्द्वानी में पप्पू पासी की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब से कोविड कर्फ्यू शुरू हुआ है तब से लगातार पप्पू पुलिस के वाहनों तथा एम्बुलेंस के टायर पंचर जोड़ने और हवा की सर्विस फ्री में देने का काम कर रहे हैं। पिछले 1 महीने के दौरान पप्पू एम्बुलेंस और पुलिस के 45 से 50 वाहनों को फ्री में सर्विस दे चुके हैं। पप्पू कहते हैं, इस संकट के दौर में यही मदद कर सकता हूं। पप्पू सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अपनी दुकान खोलते हैं, जिसकी अनुमति उन्होंने प्रशासन से ली है। एम्बुलेंस चालक को कोई दिक्कत ना हो, पुलिस की गाड़ियां सड़क पर बिना किसी दिक्कत के दौड़ सके, इसको देखते हुए इन वाहनों को फ्री पंचर और हवा सर्विस दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।